एक बहुत बड़ा एक ऐसी विकराल समस्या ऋषिकेश के व्यापार और ऋषिकेश के व्यापारियों के लिए आने वाली है कि ये विकास के रूप में विनाश यहाँ पे होने जा रहा है। सबसे बड़ी चट्टान के रूप में दीपक जाटव यहाँ पर खड़ा होगा। कोई मुकदमा करना होगा तो ये पहले दीपक जाटव पर करें, कोई जेल भेजना होगा तो ये सबसे पहले दीपक जाटव को भेजें, उसके बाद ये कोई यहाँ पर प्लान लागू कर पाएंगे। उससे पहले तो मैं होने नहीं दूंगा। मैं चुनौती देता हूँ सारे जितने भी विपक्षी दल हैं, जितने भी कोई व्यक्ति अगर मेरे प्रति ये धारणा रख के ये बात कह रहा है तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि मेरे ऊपर एक भी रुपए का राजस्व बकाया कोई आबकारी विभाग का बताए, मेरे ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप, कोई मुकदमा कोई आबकारी का कोई बताए। पर क्या हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ समय बाद ऐसा होने वाला है कि जो दुकानें दिख रही हैं आपको चारों तरफ, त्रिवेणी घाट में ये दुकानें नहीं दिखने वाली है। आपके सामने ये वादा करता हूं, एक भी कील उखड़ने नहीं दूंगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मुझे लाइसेंस दिया, उत्तराखंड गवर्नमेंट की नीतियों के समर्थन में और उनको एक्साइज ड्यूटी देता हूं, उनको जितना भी राजस्व होता है वो राजस्व जमा करता हूं और एक भी रुपए का कोई मेरे पे बकाया, मेरे पे कोई भी इस तरीके का कोई आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर नहीं है। प्लानिंग ये है, जो मेरे सुनने में आ रहा है कि जैसी ये आचार संहिता खत्म होगी और आचार संहिता खत्म होने के बाद इन्होंने तैड़-फैड़ करके और यहाँ पर सीधा मार्किंग शुरू कर देनी है इस बाजार में। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गैरोलार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं लोकार्पण के इस सेशन में। ऋषिकेश में निकाय चुनाव की जो गर्मा गर्मी है इतनी बढ़ चुकी है कि सोचा हमने कि चलो जनता का रुख लेते हैं कि जनता क्या कुछ कहती है। तो समझा कि यार त्रिवेणी घाट से अच्छी जगह कोई नहीं होगी अगर ऋषिकेश नगर निगम की तरफ हमें जाना है। पर क्या हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ समय बाद ऐसा होने वाला है कि जो दुकानें दिख रही हैं आपको चारों तरफ, त्रिवेणी घाट में ये दुकानें नहीं दिखने वाली है। क्या होगा कि जो पहाड़ से आ रहा व्यक्ति है ऋषिकेश में सामान लेने के लिए, उसको या तो कहीं और अन्य मुजफ्फरनगर या फिर रुड़की की तरफ जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए। और क्या होगा यहाँ पर जो व्यवसाय कर रहे हैं हमारे व्यापारी भाई हैं, उनका जो लगातार अपने सुबह उठकर यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं। तो रेकी के लिए निकले थे, रेकी करते करते एक शख्सियत हमें मिलते हैं जिनसे पहले भी हमने एक साक्षात्कार किया था और उनमें उनसे 5 सवाल पूछे थे कि आप क्या करने वाले हैं मेयर बनने के बाद, क्योंकि कांग्रेस से टिकट मिला है सर को। दीपक जाटव जी अभी हमारे साथ मौजूद है। टिकट के दावेदार क्यों कहें, मतलब अब तो उनके हाथ में ही टिकट है, लड़ेंगे मेयर के लिए, कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। मगर सवाल सबसे पहले वही था उनसे कि गंगा घाटों के लिए, जिसके लिए हमारा उत्तराखंड, हमारा ऋषिकेश जाना जाता है, उनके लिए आपका सबसे पहले काम क्या होगा। तो सुनिएगा, इससे पहले जो मैंने कहा था कि क्यों हमारा ऋषिकेश खत्म होने वाला है। नमस्कार सर। इतना बड़ा सवाल हो रहा है यहाँ पे, कटिंग्स पढ़ रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया पे काफी पोस्टें आ रही हैं कि ऋषिकेश अब ऋषिकेश नहीं रहने वाला है। क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक ऐसी विकराल समस्या ऋषिकेश के व्यापार और ऋषिकेश के व्यापारियों के लिए आने वाली है कि ये विकास के रूप में विनाश यहाँ पे होने जा रहा है। क्योंकि एक गंगा कॉरिडोर नाम की जो परियोजना है, जिसके लिए प्रथम जो चरण है वो हरिद्वार में और ऋषिकेश में साथ साथ लागू होने वाला है। तो इन्होंने हरिद्वार में तो उसका जब उन्होंने व्यापारियों ने अभी विरोध किया, जब इन्होंने उसके लिए मार्किंग करनी शुरू करी, तो इन लोगों ने उसके बाद व्यापारियों से जब उनका बहुत घोर विरोध हुआ और उन लोगों ने जब अपना उस पर ऐतराज़ जताया, तो तब जाके इन्होंने उस प्लान को उनके सामने रखा और उस बात को तब जाके ये वहाँ पर उनसे कोई बात पूछ भी रहे हैं वहाँ के लोकल व्यापारियों से। उसमें ये लोअर रोड अपर रोड वगैरह का जो व्यापार है, जो हरिद्वार में हर की पौड़ी से लगा हुआ जो क्षेत्र है, वो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर प्रभावित होने जा रहा है। वहाँ के व्यापारियों का वहाँ पर व्यापार खत्म होने जा रहा है वहाँ पर। तो सेम यही जो गंगा परियोजना या कॉरिडोर परियोजना जो है वो ऋषिकेश में भी लागू होने जा रही है। और दूसरा एक यहाँ पर जो योजना PWD की है, NH की है, जो NH की जो एक परियोजना है कि वो यहाँ पर आपका कोयल घाटी से शुरू होकर और चंद्रभागा पुल तक जो सड़कों का जो चौड़ीकरण है वो भी यहाँ पर होने जा रहा है। तो ये देखिए, दोनों काम एक ऐसे हैं जो कि बगैर किसी व्यापार मंडल के, बगैर यहाँ के व्यापारियों के, जो यहाँ के स्थानीय जो छोटे छोटे व्यापार मंडल हैं, जो स्थानीय यहाँ की जनता है, जो यहाँ के ये आपका फड़ रेहड़ी वाले जो हैं, ये जो ठेली वाले जो हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं, उन व्यापारियों से पूछे बगैर उन पर तानाशाही तरीके से ये गंगा कॉरिडोर योजना थोपी जाने वाली है। ये जो थोपने वाला काम है, मतलब व्यापार है। मैं एक बार कैमरामैन को बोलूंगा जरा सड़क को दिखाइएगा। ये जो सड़क है लगभग अभी 25 से 30 फीट की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अनुमान लगाया जाए। ये 60 तक जाने वाली है। तो 60 में जाने वाली, मतलब ये जो दुकानें ये सारी पीछे। देखिए, ये इन्होंने ना सबसे बड़ी जो इस प्लान में समस्या है वो यही है कि इन्होंने अभी तक उसको जाहिर ही नहीं किया है। अभी तक नहीं, तो ये कायदे में होना ये चाहिए था कि इसके लिए ये लोग एक खुली बैठक
बुलाएं। उस खुली बैठक जिस तरीके से नगर निगम में हमेशा से होता आया है कि प्रशासनिक अधिकारी या हरिद्वार विकास प्राधिकरण, शहरी विकास विभाग अगर किसी योजना को लेकर आता है तो उसके लिए कम से कम उसमें आपत्तियां पहले मांगी जाती हैं, उस प्लान को पहले बताया जाता है, फिर उस प्लान को बताने के बाद उस पर आपत्तियां मांगी जाती हैं। उन आपत्तियों का निराकरण होने के बाद फिर उस प्लान को दोबारा से रिडेवलपमेंट करके और उसको तब सामने लागू किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा आज तक भी किसी टिल द डेट इन्होंने एक भी व्यापार मंडल को आज भी तक यहाँ पर किसी भी जितनी भी हमारी यहाँ पर व्यापारिक संस्थाएं हैं उनसे, और यहाँ तक कि नगर निगम ने, शहरी विकास विभाग ने, हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने, किसी भी विभाग ने एक भी व्यापारी को अपने विश्वास में लेने का काम नहीं किया है। और जो इनका प्लानिंग ये है, जो मेरे सुनने में आ रहा है कि जैसे ये आचार संहिता खत्म होगी और आचार संहिता खत्म होने के बाद इन्होंने तैड़-फैड़ करके और यहाँ पर सीधा मार्किंग शुरू कर देनी है इस बाजार में। मैं आपके माध्यम से ये बात ऋषिकेश की जनता को, ऋषिकेश के व्यापारियों को, ऋषिकेश के छोटे जो ठेली फड़ रेहड़ी वाले जो व्यापारी हैं उन लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं चूंकि खुद व्यापारी पुत्र हूँ, मेरे पिता की दुकान भी यहीं घाट रोड पर है, मैं इन्हीं गलियों में सब खेल कूद कर बड़ा हुआ, सभी मेरे यहाँ पर संगी साथी हैं, मेरे भरत मंदिर स्कूल के साथी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आज व्यापारी रूप में अपना काम कर रहे हैं, सबके घर परिवार यहीं पर हैं। मैं आप सभी लोगों को आपके बीच का साथी हूँ, व्यापारी पुत्र हूँ। मैं आप सभी लोगों को ये गंगा माई के तट पर खड़ा होकर ये विश्वास दिलाता हूँ और ये प्रण करके जा रहा हूँ, आपके सामने ये वादा करता हूँ, एक भी कील उखड़ने नहीं दूंगा। दुकान तो आप छोड़िए, मैं एक भी कील उखड़ने नहीं दूंगा जब तक कि आप लोगों की सहमति के बगैर ये यहाँ पर अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो सबसे बड़ी चट्टान के रूप में दीपक जाटव यहाँ पर खड़ा होगा। कोई मुकदमा करना होगा तो ये पहले दीपक जाटव पर करें, कोई जेल भेजना होगा तो ये सबसे पहले दीपक जाटव को भेजें, उसके बाद ये कोई यहाँ पर प्लान लागू कर पाएंगे, उससे पहले तो मैं होने नहीं दूंगा। मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक हमारी घाट रोड की जो व्यापार सभा है, हमारी ये त्रिवेणी घाट की जो व्यापार सभा है, हमारी झंडा चौक, हमारी सुभाष चौक व्यापार सभा जो है, हमारी मुखर्जी रोड व्यापार सभा है, हमारी ये छेतर रोड व्यापार सभा है, हमारी देहरादून रोड व्यापार सभा है, हमारी हरिद्वार रोड व्यापार सभा है, हमारे मायाकुंड क्षेत्र की जो धार्मिक संस्थाएं और जो यहाँ पर बड़े बड़े मठ मंदिर शिवालय हैं, जब तक कि उन सारी संस्थाओं से रजामंदी करके, जब तक कि उनसे सहमति बनाकर ये एक फुल प्रूफ प्लान लागू लेकर नहीं आएंगे, तब तक उस प्लान को लागू नहीं होने दूंगा। मैं चुनौती के साथ ये प्रशासन को भी ये बात कहने जा रहा हूँ कि आप लोगों को, आप सब लोगों की, जो हमारे स्थानीय व्यापारी हैं, जो हमारे यहाँ के छोटे दुकानदार हैं, उन सब लोगों की सहमति लेनी पड़ेगी, उनकी आपत्तियों का निराकरण करना पड़ेगा, उसके बाद कोई प्लानिंग बनाओगे, नहीं तो उससे पहले एक भी कील उखड़ने नहीं दूंगा। दुकान तो आप छोड़ दो, आप जेसीबी लेके आओ, सबसे पहले उसके सामने लेटने वाला दीपक जाटव होगा। सर, ये तो बात होती है कि दीपक जाटव क्या करने वाले हैं। मतलब सर, इतना ज़्यादा टैक्स लिया जाता है निगम में हर दुकानदार या किसी भी सड़क का, फिर भी यहाँ पे एक शौचालय है, उस शौचालय में जाने के लिए कोई आम आदमी भी हो तो उसको 10 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये जो टैक्स का जो पैसा है ये किधर लग रहा है, और जो लग रहा है तो फिर उसके बाद ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें कि व्यापारी हो या फिर कोई भी व्यवसाय कर रहा है, वैसे स्वरोजगार की बात करते हैं, जो स्वरोजगार करना चाहता है, रोजगार करना चाहता है, उसको भी नहीं मिल रहा। इन विषय पे क्या रहेगा आपका? देखिए, ये जो सब जिस तरीके की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ना, ये नगर निगम का काम क्या है? नगर निगम का काम यही बिजली, पानी, स्वास्थ्य और ये सफाई और ये शौचालय, इन सब कामों को व्यवस्थित ढंग से चलाना ये नगर निगम का काम है। उसके अलावा और भी जो अन्य योजनाएं प्रदेश की और जो केंद्र सरकार की आती है उनको लागू करवाना और उसमें सब लोगों का हित हो, जो लोकल जनता का हित हो, वो उनका काम करना होता है। लेकिन ये जो बहुत छोटी सी बात है कि यहाँ पे 10 रुपये का लिया जा रहा है टैक्स, अरे ये इनकी नगर निगम की ड्यूटी है। ये नगर निगम कोई जनता पर एहसान नहीं कर रहा। आप टैक्स लेते हो तो आपको सुविधा जनता को देना, ये उनका काम है। और ये पर्यटक नगरी है, ये तीर्थ नगरी है, ये धार्मिक नगरी है, ये योग नगरी है। आप जो त्रिवेणी घाट पर माँ गंगा के तट पर जो आने वाला श्रद्धालु है उसको सुविधाएं देना ये आपकी ड्यूटी है। आप कोई एहसान नहीं करे और आप इसके लिए कोई शुल्क ले भी नहीं सकते और लेना भी नहीं चाहिए कायदे में। जैसे पार्किंग है, पार्किंग लोकल लोगों के लिए फ्री होनी चाहिए। जो यहाँ पर आपके शौचालय हैं इनकी व्यवस्था यहाँ पर आपकी फ्री होनी चाहिए। लेकिन वो हो क्या रहा है कि कोई कहने सुनने वाला तो है नहीं। अधिकारी जो है वो अपनी झींगा मस्ती में है, तो वो उनको जिस तरीके से भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको गुमराह करते हैं और अपनी मन मर्जी के नीति नियम बनवा लेते हैं, जिससे कि उनकी जेबें गर्म होती रहें, लोग लूटते हैं, जो श्रद्धालु लूटता है तो वो लूटता रहे। तो इसलिए यहाँ पर एक ऐसा प्रतिनिधि होना आवश्यक है जो कि इनके छल कपट को समझता हो, जो इनकी चालबाजियों के अधिकारियों की चालबाजियों को समझता हो, जो इनकी नोटिंग को समझता हो, जो इनकी फाइलों में लिखे जाने वाली टिप्पणियां हैं उनको समझता हो, जो ये आख्या मांगते हैं छोटे छोटे कामों के लिए और कामों को जो डिले करते हैं, उनको परेशान करते हैं लोगों को, उनकी जो आख्याओं को समझता हो, ऐसा जनप्रतिनिधि यहाँ पर होना चाहिए। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि जो मेरी प्राथमिकता रहेंगी कि कोई किसी का काम रुकेगा नहीं।
और गलत मैं किसी के साथ होने नहीं दूंगा। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूँ, इन्हीं अधिकारियों की चालबाजियां आपको बताता हूँ कि ऋषिकेश को अंतर्राष्ट्रीय योग राजधानी की मान्यता प्राप्त है। आप इंसाइक्लोपीडिया में देखेंगे तो आपको ऋषिकेश नजर आएगा। आप गूगल में इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ ऋषिकेश योगा आप डालेंगे तो आपको ऋषिकेश का नाम नजर आएगा। लेकिन हमारे ऋषिकेश में क्या त्रिवेणी घाट नहीं है? क्या यहाँ पर माँ गंगा नहीं है? क्या यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं है? क्या यहाँ पर मठ मंदिर शिवालय नहीं है? यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन अगर कमी रही तो वो अधिकारियों के निकम्मेपनी की रही। और यहाँ पे पर्यटन विभाग के द्वारा जो खेल ऋषिकेश के द्वारा जो किया गया और उनके साथ छल कपट किया गया कि एक भी इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऋषिकेश में नहीं हुआ। वो सब हुआ तो मुनिकीरेती में हुआ, वो हो रहा है तो परमार्थ निकेतन में हो रहा है। इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ योगा वो तो ऋषिकेश है, लेकिन आप मखौल देखिए, आप मजाक देखिए और दुर्भाग्य देखिए कि वो अधिकारियों के खेल के कारण वो एक भी फेस्टिवल आज तक यहाँ आयोजित नहीं हुआ। कम से कम 20 करोड़ रुपए से ऊपर का फेस्टिवल होता है जिसमें कि पर्यटन विभाग के द्वारा पैसा खर्च करा जाता है, वो सब ऋषिकेश में खर्च होना चाहिए। वो यहाँ का यश है, वो यहाँ का अधिकार है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं पर्यटन विभाग से, वो हमारा अधिकार है जो कि हमें यहाँ पर पुराणों में लिखा है, जो कि हमारे यहाँ पे सारे दस्तावेजों में लिखा है कि इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ योगा वो ऋषिकेश थी, ऋषिकेश है और ऋषिकेश ही रहेगी। ये ऋषियों की भूमि है, ये तपस स्थली रही है। गंगा के तट पर सभी ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है। यहाँ पर ये धार्मिक नगरी है, ये तीर्थ नगरी है, ये योग नगरी है। यहाँ पर सुबह उठते ही सबसे पहले आपको आरती की आवाज़ आपके कानों में गूंजती है, मंदिरों की घंटियाँ आपके कानों में गूंजती है। ऐसा इस ऋषिकेश का धार्मिक स्वरूप रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इसको अधिकारियों के द्वारा मखौल इसका उड़ाया गया और यहाँ पर उसका स्वरूप को विकृत करने का काम ये लोगों ने हमेशा किया और आगे भी करने जा रहे हैं, वो मैं होने नहीं दूंगा। दीपक जाटव मेयर पद पे आते हैं तो सबसे पहले ऋषिकेश के लिए क्या करने वाले हैं और कैसे आप सबको संतुष्ट करने वाले हैं इस चीज़ को? देखिए, जो मैंने अपनी सबसे प्रथम प्राथमिकता जो बताई वो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो गंगा कॉरिडोर के रूप में जो ये विकास कहते हैं, मैं उसे विनाश कहता हूँ कि ये विनाश जो ये करने जा रहे हैं कि यहाँ के बाजारों को, यहाँ के छोटे व्यापारियों को जो तहस नहस करने की इनकी योजना है, वो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता में रहेगी कि वो मैं इनको होने नहीं दूंगा। दूसरी मेरी प्राथमिकता जो मैंने आपको इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ योगा जो मैंने आपको बताई कि वो योगा फेस्टिवल ऋषिकेश में आयोजित हो ना, वो त्रिवेणी घाट पर आयोजित हो, तो यहाँ के ऋषिकेश का व्यापार बढ़े, यहाँ का रोजगार बढ़े, यहाँ का कारोबार बढ़े। यहाँ पे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, चाहे वो होटल व्यवसायी हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट मालिक हैं, होटल मालिक हैं, सबका काम बढ़ेगा, सबको उसके लिए उनका रोजगार यहाँ पे बढ़ेगा। वो मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। और दूसरी एक बात मैं तीसरी बात आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर एक बहुत बड़ा वाटर स्पोर्ट्स जोन बनाया गया है, तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कोई नई झील डेवलप करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बैराज में ऑलरेडी झील है। तो जो व्यापारी यहाँ, जो हमारा पर्यटक यहाँ पर आता है और अपना केवल राफ्टिंग करके मुनिकीरेती में वो अपने यात्रा को समाप्त करता है, मैं कहता हूँ कि उसके लिए हमने जो हाई स्पीड जो जेट बोट हैं, जो वाटर स्कूटर्स हैं, उनके लिए हम अपने लोकल अपने बच्चों के लिए उनको स्वरोजगार के लिए हम लोग यहाँ पर रोजगार मुहैया करा सकते हैं। मेरी चौथी प्राथमिकता में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको, वो नगर निगम में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन आज तक भी उनको स्वामित्व का हक नहीं मिल पाया। तो उनको स्वामित्व का अधिकार मिले तो उनके बच्चों के स्थायी निवास बने, उनके मूल निवास बने, उनकी आय प्रमाण पत्र बने, उनकी विकलांगता की पेंशन लगे, उनकी विधवावस्था पेंशन लगे, उनकी वृद्धावस्था पेंशन लगे, उनको कन्याधन योजना का लाभ मिले। उसके लिए उनके घर का मूल स्वामित्व होना उनको बहुत जरूरी होता है। पांचवी मेरी प्राथमिकता हमारे ऋषिकेश में बहुत बड़ी समस्या ड्रेनेज की है। हुआ क्या है कि यहाँ पर पिछले 25 सालों को लेकर कोई योजना ऐसी नहीं बनी। जो नालियों का जो साइज है वो, मैं चूंकि ठेकेदार व्यक्ति हूँ और मुझे वो चीज़ें मालूम है कि वो तकनीकी रूप से क्या चीज़ किस तरीके से होनी चाहिए। तो जो नालियों का जो साइज है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, जो नालों का साइज है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आने वाले 25 सालों को लेकर बड़े बड़े नालों का यहाँ पर स्वरूप, हम आज भी इस समय देखिए, हम सरस्वती नदी के उद्गम पर खड़े हुए हैं। इसको सरस्वती नाला दुर्भाग्य से कहने लगे हैं, कहा जाने लगा है, लेकिन ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। और ये त्रिवेणी घाट इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। तो यहाँ पर जो ड्रेनेज की जो समस्या है उसको, ऋषिकेश को उससे मुक्ति मिले और जो योजना यहाँ पर बने वो आने वाले 20 साल 25 सालों को लेकर बने। नालियों का साइज, नालों का साइज और नए एरियाज ऐसे डेवलप हों जिससे कि पानी, ऋषिकेश में जो पानी भरने की समस्या है कुछ एरियो में, उससे भी उसको मुक्ति मिल सके। ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। सर, आपने अभी ठेकेदार बोला एक शब्द, इससे पहले आपने अगर मेरी खबर देखी होगी तो उसमें मैंने एक लाइन बोली थी कि आरोप प्रत्यारोप के बारे में भी एक साक्षात्कार करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से शुरू कर देते हैं आपसे। सोशल मीडिया पे एक ऑडियो बड़ा ही वायरल हो रहा है, हर एक चैनल पे देखने को मिल रहा है। कॉल पे कोई व्यक्ति है, अंदर से बोल रहा है 2-4 दिन में बना हुआ था। दीपक जाटव की आवाज आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में कि दीपक जाटव की सच में आवाज है फिर बनाए हुआ जा रहा है? मेरी आवाज है और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, मेरा एक व्यापार है,
मेरा एक व्यवसाय है और मैं क्लास 1 ठेकेदार हूँ पीडब्ल्यूडी में, मैं क्लास 1 ठेकेदार हूँ इरिगेशन में, मैं क्लास 1 ठेकेदार हूँ निर्माण निगम में, मैं क्लास 1 ठेकेदार हूँ आबकारी विभाग में। तो जो यहाँ पर जो सरकार के द्वारा जो नीति घोषित की गई थी, उस नीति के तहत यहाँ पर ग्रॉसरी स्टोर में पूरे प्रदेश भर में ग्रॉसरी स्टोर में उन्होंने उसको मदिरा की बिक्री को उन्होंने लागू किया है। तो उसी के तहत यहाँ पर अकेले केवल मेरी दुकान नहीं है, यहाँ पर 2 दुकानें नेगी जी की भी हैं, यहाँ पर 1 दुकान रावत जी की भी है, यहाँ पर 1 दुकान बिष्ट जी की भी है, यहाँ पर 1 दुकान कपूरवान साहब की भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छा यहाँ पर जो भाजपा के नेता हैं उनके बार भी हैं और लोगों के भी अन्य बार भी हैं। तो अकेला केवल चूँकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरे ऊपर ये उनको एक बड़ा आसान तरीका है कि किसी की छवि को धूमिल करने के लिए ये कह दिया जाए कि ये शराब के व्यवसायी हैं। भाई मैं देखो, एक होता है आतंकवादी, वो भी गोली चलाता है, और एक होता है सेना का सिपाही, वो भी गोली चलाता है। तो दोनों में फ़र्क तो जनता को समझना पड़ेगा और ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मैं नियम के तहत जो लाइसेंस लेकर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मुझे लाइसेंस दिया, उत्तराखंड गवर्नमेंट की नीतियों के समर्थन में और उनको एक्साइज ड्यूटी देता हूँ, उनको जितना भी राजस्व होता है वो राजस्व जमा करता हूँ और 1 भी रुपये का कोई मेरे पे बकाया, मेरे पे कोई भी इस तरीके का कोई आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर नहीं है। मैं जो नियम संगत तरीके से और उन्हीं नियमों के तहत मैं वो व्यापार को कर रहा हूँ, तो उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर आपने अभी आतंकवादी की बात करी, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत समय ले रहा हूं मैं आपका। आतंकवादी की बात करी, कुछ लोग आपको उस आतंकवादी में ला रहे हैं कि भाई ये तो शराब के अवैध बिक्री करने वाला एक व्यक्ति है, इसलिए ऐसे ये बेच रहा है, तो कई कुछ सारी चीजें हो रही है। उन लोगों को कैसे आप समझेंगे कि यार ये सारी चीजें तो भाई वैध हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से, मैं चुनौती देता हूँ सारे जितने भी विपक्षी दल हैं, जितने भी कोई व्यक्ति अगर मेरे प्रति ये धारणा रख के ये बात कह रहा है, तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि मेरे ऊपर 1 भी रुपए का राजस्व बकाया कोई आबकारी विभाग का बताए, मेरे ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप, कोई मुकदमा कोई आबकारी का कोई बताए, कोई भी एक नियम विरुद्ध कोई काम ऐसा बताए कि जो मैंने सरकार के नियमों के विरुद्ध किया हो, या मैंने कोई कभी जीवन में किसी के साथ छल कपट बेईमानी करी हो, या मैंने कभी कोई अवैध कब्जा करा हो, या मैंने कभी कोई किसी की भूमि को कब्जाने का काम किया हो। तो ये कुछ नहीं, ये प्रतिद्वंदियों की इनकी एक ये छल कपट इस समय चलता है, ये इनका स्वभाव है। और देखिए, मैं नेगेटिव मानसिकता का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति नहीं है। इन्होंने जो कहना है ये कहें, लेकिन जब ऐसा है ना, जब लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब ये चर्चा चलेगी तो चर्चा ये भी चलेगी कि नकली नोटों में कौन पकड़ा गया था, चर्चा ये भी चलेगी। आपको पता लगा, आज जब आप पता लगाने पे आएंगे तो आपको पता लगेगा कि नकली नोटों का मुकदमा किसके ऊपर हुआ था और किस तरीके से उसको बचाया गया था। आपको पता ये भी लगाना पड़ेगा कि कौन बीड़ीबाज और दारूबाज प्रत्याशी यहाँ पर है जो इस समय क्षेत्रवाद और उन चीज़ों की जो बात कर रहा है। तो जब मैंने कहा ना, जब लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, तो चूँकि मैं तो क्लास 1 ठेकेदार हूँ और अपना सारे विभागों के साथ, सरकारी विभागों के साथ काम करता आया हूँ, तो मैं इन चीज़ों से घबराने वाला नहीं हूँ। और ये तो इनके मिथ्या प्रचार हैं, ये इनकी छल कपट की ये एक रणनीति है, वो चलती है। तो मैं उनसे कोई पीछे हटने वाला, घबराने वाला आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो काम किया है वो सरकार के नियम विरुद्ध किया है। सरकार ने मुझे लाइसेंस दिया, उन्हीं के तहत मैं काम कर रहा हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारी क्वेश्चन है, कई सारे और भी चीजें, बीच बीच में मुलाकात जरूर करूंगा सर, मैं आपसे पूछूंगा उन सवालों के जवाब, क्योंकि एक ही सेशन में अगर मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे दूंगा तो ये आने वाला 15 दिन का महापर्व जो चलेगा ऋषिकेश में, इसमें हम क्या करने वाले हैं। बने रहिएगा सर आप भी हमारे साथ, क्योंकि मैं चाहूंगा कि और भी सवाल है मेरे, उनसे बात करूंगा आपके साथ। आप भी बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, क्योंकि ऋषिकेश शायद अब ऋषिकेश नहीं रहने वाला है, और कौन इसको बचाने वाला है ये बड़ा सवाल है, और क्या कुछ होने वाला है ये और बड़ा सवाल है। बने रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।